एस्टिमेट की आज की क्लास में हम बात करेंगे डिप्रीशिएशन टॉपिक पर, जिसे हिंदी में हम मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। हमने पिछले 2 लेक्चरों में डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के द्वारा किसी भी संपत्ति के मूल्य में गिरावट कैसे आती है। फिर हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट परसेंटेज मेथड के द्वारा किसी संपत्ति के मूल्य में गिरावट कैसे आती है, और इनके हमने न्यूमेरिकल द्वारा इनको हमने विस्तार से जाना। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किसी भी वस्तु के मूल्य में जो गिरावट आती है वो अगर हम बात करें सिंकिंग फंड मेथड के द्वारा, जो कि हमारा तीसरा मेथड यहां लिखा हुआ है कि सिंकिंग फंड मेथड के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी के मूल्य में समय के साथ कैसे गिरावट आती है, इसके बारे में इस लेक्चर में आज हम जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डिप्रिसिएशन का मतलब क्या है कि समय के साथ किसी भी प्रॉपर्टी के मूल्य में जो गिरावट आती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन ये डिप्रिसिएशन जो है वो अलग अलग मेथड के द्वारा हम पता करते हैं। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि सिंकिंग फंड मेथड के द्वारा किसी प्रॉपर्टी का डिप्रिसिएशन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस मेथड में लिखा हुआ है सिंकिंग फंड मेथड, तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन किसके द्वारा भी है, सिंकिंग फंड के द्वारा भी इसका रिलेशन है। सिंकिंग फंड मेथड से अगर हमें डिप्रिसिएशन करना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिंकिंग फंड के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिंकिंग फंड क्या होता है और इसके जुड़े हुए सारे पॉइंट्स और फॉर्मूले के बारे में हम यहां पर कुछ जानकारी लेंगे। आपके सामने देखिए, यहां पर मैंने सिंकिंग फंड, जैसे हिंदी में हम शोधन निधि कहते हैं, यहां पर मैंने हेडिंग बनाई हुई है। एक प्रॉपर्टी हमारे पास कोई ये है और ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई होटल है, ठीक है। इसको पहले हम समझेंगे एक इस तरह से, और फिर यहां पर हम इसके जो भी डाटा इसका इंपॉर्टेंट होगा उस डेटा को हम लिख लेंगे। ये कोई होटल है और आप ऐसा मान लीजिए इस होटल को आपने जो लागत लगाई है वो 10 लाख रुपए का ये होटल आपने लागत लगाकर बनाया है, जो कि आपकी इनकम का एक सोर्स है। क्लियर है? तो आपकी एक प्रॉपर्टी हो गई, होटल है, और इस होटल को आपने 10 लाख रुपए में आज इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। तो आज ये आपका होटल बना हुआ है और इसका टाइम 0 है, यानी आज की बात है। और जब इस होटल को बनाया गया है, इसका जो डिजाइन पीरियड है, आप मान लीजिए कि 20 साल इसका हमारा डिजाइन पीरियड है। आप कोई भी ईयर मान सकते हैं, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 80 साल तक ये हमारा होटल की लाभकारी आयु, यानी इसका जो डिजाइन पीरियड है, या आप यूं कहिए कि इसकी यूटिलिटी पीरियड है, लाभकारी आयु है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मान लें कि 80 साल इसका हमारा डिजाइन पीरियड है, यूटिलिटी पीरियड है, तो यहां पर 80 ईयर के बाद अगर हम बात करें, 80 ईयर क्या है इसकी हमारी लाभकारी आयु, जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी पीरियड। क्या है? लाभकारी आयु इसकी कितनी है? 80 ईयर है। तो 80 साल के बाद अगर बात करें तो इस प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हमारी पूरी तरह से कबाड़ा हो जाएगी और इसको हमें कबाड़े में बेचना पड़ेगा, जिसको हमने पिछले लेक्चरों में हमने कुछ डिस्कस किया भी है कि स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू जैसे पॉइंट मैंने बताए थे, आपको याद होगा। किसी प्रॉपर्टी को बिना गिराए खड़ी अवस्था में ही बेच दिया जाता है तो उसको सैल्वेज वैल्यू कहते हैं, राइट। फिर उसको तोड़ फोड़ के हम जो बेचते हैं उसको स्क्रैप वैल्यू कह रही है, पिछले लेक्चर की बात है। तो हम ये कह सकते हैं किसी प्रॉपर्टी के लाभकारी आयु के बाद हमें क्या करना है, उसको सैल्वेज में बेच देना है। तो अब इसका सिंकिंग फंड से क्या लेना देना है? तो प्रॉपर्टी और इसकी लाभकारी आयु ये हो गई, और ये हमारी लाभकारी आयु के बाद की हमारी प्रॉपर्टी का डायग्राम है। तो हम क्या कहते हैं कि ये होटल है और इस होटल से आप कुछ ना कुछ पैसा कमा भी रहे होंगे। तो इस होटल से होने वाली जो ग्रॉस इनकम है, ध्यान समझिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी से होने वाली जो ग्रॉस इनकम है, यानी ग्रॉस का मतलब होता है टोटल इनकम। ग्रॉस इनकम मतलब क्या है कि ऐसी आय, ऐसी इनकम जिसमें से कोई भी आप खर्चा किसी भी तरीका, जैसे अगर आप होटल बना रखा है आपने तो उस पर आपका मैनेजमेंट चार्ज भी आप देंगे, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का चार्ज भी देंगे, आप उसको टैक्स भी भरेंगे, आप सिंकिंग फंड भी भरेंगे, आप उसके जो लॉस ऑन रेंट है ये भी देंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को हम रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए उस पर कुछ खर्चे हमें करने पड़ते हैं, है ना। तो जैसे आपने होटल को चलाने के लिए मैनेजर रख रखे हैं, स्वीपर रखे हैं, चौकीदार रख रखे हैं, इन सबकी सैलरी आप देंगे। तो अब आप ऐसा समझिए कि ग्रॉस इनकम हमारी क्या है, किसी भी होटल की वो इनकम है जिसमें से एक भी रुपया खर्चे का ना घटाया जाए, यानी आप किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं, जो आ रहा है वो आप रख रहे हैं। तो वो सारी टोटल प्रॉपर्टी से होने वाली जो इनकम है वही हमारे क्या कहलाएगी, ग्रॉस इनकम हो जाएगी। तो इसको हम कैसे डिफाइन करें, किसी भी संपत्ति से होने वाली ग्रॉस इनकम, ध्यान समझेंगे, अभी हम इसी को यहीं से डिफाइन कर देंगे, ग्रॉस इनकम।
ग्रॉस इनकम में से हम क्या करें, ग्रॉस इनकम में से हम क्या करें, कुछ हिस्सा अलग कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, कुछ हिस्सा अलग कर लिया, यानी हमने ग्रॉस इनकम में थोड़ा सा पैसा हमने अलग कर लिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, थोड़ा सा पैसा, जिसको आप कह दीजिए किस्त, हमने अलग कर ली, एक किस्त, ठीक है ना। हमने किस्त यानी थोड़ा सा पैसा हमने क्या कर दिया, अलग कर लिया। तो किसी प्रॉपर्टी से होने वाली ग्रॉस इनकम में से कुछ पैसा अलग कर लिया जाए और वो लगातार हम क्या करें, किसी संस्था में जमा करते रहें, और वो पैसा, ध्यान से, अब हमने क्या करना है, किसी हमने संस्था में जमा कर देना है। कोई यहां संस्था है, उसमें हमने जमा करते रहे, कब तक, जब तक प्रॉपर्टी का लाभकारी आयु अंत नहीं हो गया, समाप्त नहीं हो गई, ठीक है। और जो किस्तों के रूप में हम पैसा जमा करते जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई भी संस्था हो सकती है, जिस भी संस्था, जो भी संस्था आपको ब्याज दे दे उस पैसे पर, तो हमने क्या कहा, किसी प्रॉपर्टी से होने वाली ग्रॉस इनकम जो हो रही है उसमें से कुछ पैसा अलग कर लिया जाए और संपत्ति की लाभकारी आयु तक हम लगातार उसको जमा करते जाएं और जमा करते चले जाएं, और वो पैसा हमारा लाभकारी आयु के बाद, वो सारा पैसा जो किस्तों के रूप में हम जमा करते जा रहे हैं इकट्ठा होता जाएगा, और वो लाभकारी आयु के बाद, यानी जिस दिन इस बिल्डिंग की एज कंप्लीट हो जाएगी, हमें क्या मिले, इस संस्था के द्वारा ही हमें क्या मिले, लाभकारी आयु के बाद इस संस्था के द्वारा ही प्रॉपर्टी की कॉस्ट का हमें क्या मिल जाए, 90% हमें रिटर्न मिल जाए। क्या मिल जाए, 90% हमें रिटर्न मिल जाए। क्या मिल जाए, 90% कॉस्ट किसकी, हमारी, जो हमारी होटल की लागत है। बात समझ में आई यहां तक। और इसमें हमने ये एज्यूम कर रखा है कि हमारी जो 90% इसका हम डिप्रीशिएशन के तौर पे हम देख रहे हैं, और 10% इसका कबाड़ा मूल्य है। हम जानते हैं कि स्क्रैप वैल्यू को हम कितना मानते हैं, 10%। तो हमें लाभकारी आयु जब समाप्त हो जाएगी, बिल्डिंग जब हमारी समाप्त हो जाएगी उसकी एज, तब 10% तो हमें मिलने ही वाला है। तो जो 10% मिलने वाला, अब हम सिंकिंग फंड जो है, सिंकिंग फंड का मतलब क्या होता है कि हमें दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमें वापस मिल जाए, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंकिंग फंड को जमा कर रहे हैं। मतलब जैसे आपने कोई होटल बनाया, तो आप क्या सोचेंगे कि मान लीजिए इसकी साल 10 साल उसकी आयु है या 20 साल उसकी आयु है, तो आप सोचेंगे कि मैं कुछ अपनी होने वाली इनकम में से ही कुछ पैसा हम जमा करते रहे लगातार, और वो पैसा जो जमा करते जा रहे हैं हम लगातार, वो पैसा हमें इसकी लाभकारी आयु के बाद थोड़ा ज्यादा बड़े अमाउंट में वापस मिल जाए। हम जमा कम करें, ब्याज मिलकर कुछ हमें ज्यादा वापस मिल जाए, वही काम यहां हो रहा है। तो मैंने क्या बताया, किसी संपत्ति से होने वाली ग्रॉस इनकम में से कुछ पैसा किस्त के रूप में आप क्या करें, किसी संस्था में जमा करते रहिए, और तब तक करते जाइए जब तक उसकी लाभकारी आयु समाप्त ना हो जाए। जब उसकी लाभकारी आयु समाप्त हो जाएगी, तो लाभकारी आयु के अंत में वो किस्तों के रूप में जमा किया गया पैसा चक्रवृद्धि ब्याज सहित आपको वापस मिल जाए। कितना, 90% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि 10 लाख अगर है तो इसका 90% कितना हो जाएगा, 9 लाख रुपया वापस मिल जाए। तो उसी किस्त को जो हम जमा कर रहे हैं, इसी किस्त को हम क्या कहते हैं, सिंकिंग फंड के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई, ये इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ, जब तक आप सिंकिंग फंड मेथड तब तक आप नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप इस पॉइंट को पूरी तरह से नहीं देखेंगे। यहां तक बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर बात हुई, ये जो किस्त हम जमा कर रहे हैं लाभकारी आयु के अंतर्गत, वो किस्त हमारी क्या है, हमारी कहलाती है सिंकिंग फंड। सही है। अब देखिए हम इस किस्त को पता कैसे करते हैं, उसका हमारा कौन सा फार्मूला है। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो मैं लिखवा सकता हूं। अब मैं यहां पर आप लिख लीजिए, नोट करके आप लिखें। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लिखना स्टार्ट कीजिए, अपनी पेन कॉपी लेकर लिखिए इसको, कि किसी संपत्ति से होने वाली लाभकारी आयु के अंतर्गत, दोबारा सुन लें, किसी संपत्ति से होने वाली लाभकारी आयु के अंतर्गत ग्रॉस इनकम में से कुछ पैसा किस्त के रूप में हम किसी संस्था में जमा करते जाएं, और पूरी लाभकारी आयु तक उसको हम जमा करते जाएं, और लाभकारी आयु के बाद वही किस्तों के रूप में जमा किया गया धन, लाभकारी आयु के अंत में वही किस्तों के रूप में जमा किया गया धन चक्रवृद्धि ब्याज सहित हमें लाभकारी आयु के बाद उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 90% वापस मिल जाए, तो जमा की गई उस किस्त को ही सिंकिंग फंड कहते हैं। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने सही सुन लिया है तो पूरी तरह से ये आपको याद हो जाएगा, और इसको आपने लिख लिया होगा। ठीक है।
तो अब हमारा बात आती है कि भाई ये किस्त को कैसे पता करें, यानी सिंकिंग फंड को पता कैसे करें, उसको हमें समझना है। तो देखिए बहुत आसान है, हमारे पास एक फार्मूला है आई बराबर, यहां आई क्या है, अगर आई हमारा सिंकिंग फंड है, आई क्या है, सिंकिंग फंड अगर है, आई बराबर क्या है, सिंकिंग फंड है। दूसरा एन उसका क्या है, लाभकारी आयु यानी यूटिलिटी पीरियड, लाभकारी आयु इसको हम क्या करें, यूटिलिटी पीरियड, ठीक है। आर क्या है, ब्याज की दर, आर क्या है, वह ब्याज की दर है, सही है, आर क्या है, ब्याज की दर, ठीक। तब हमारा फार्मूला होता है सिंकिंग फंड आई बराबर पी इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ये हमारा फार्मूला है सिंकिंग फंड का। ध्यान रखेंगे ये जो P क्या है, यहां पर P क्या है उसको जानना जरूरी है। P है बिल्डिंग कॉस्ट, क्या है, P है हमारी बिल्डिंग या प्रॉपर्टी कॉस्ट, बिल्डिंग कहिए या प्रॉपर्टी जो भी हो, ठीक है ना, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी कॉस्ट, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जिसमें भूमि का मूल्य, जिसमें भूमि का मूल्य यानी लैंड कॉस्ट, भूमि का मूल्य और स्क्रैप वैल्यू शामिल ना हो, स्क्रैप वैल्यू शामिल ना हो, क्या हो, बिल्डिंग या प्रॉपर्टी कॉस्ट जिसमें भूमि का मूल्य या और स्क्रैप वैल्यू शामिल ना हो। अब आप कहेंगे इसमें आपने ये भूमि का मूल्य आपने क्यों नहीं लिया और स्क्रैप वैल्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारी जो लैंड है वो हमारी सिंकिंग फंड के अंतर्गत हम उसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका पैसा तो समय दर समय बढ़ेगा ही और स्क्रैप वैल्यू हमें वापस मिलने वाला ही है। तो क्या बचा, यानी हम इसके अंदर तो लैंड कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू बिल्डिंग की, क्यों, क्योंकि बिल्डिंग जब हमारी उसकी लाभकारी आयु समाप्त हो जाएगी तो ऑटोमेटिक उसको हम कबाड़े में बेचेंगे, तो खड़ी अवस्था में बेचेंगे, सैलवेज वैल्यू तोड़वाकर बेचेंगे, स्क्रैप वैल्यू तो वो तो हमें मिलने वाला ही है, तो उसको हम सिंकिंग फंड के रूप में ऐड नहीं करते हैं। तो भूमि का मूल्य, यानी अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको भूमि का मूल्य यानी लैंड कॉस्ट शामिल कर दे और साथ में वो स्क्रैप वैल्यू शामिल कर दे, तो आप क्या करेंगे, उसको हटाकर जो बचेगा, स्क्रैप वैल्यू कितना मान रहे हैं 10%, तो हमें कितना मिल रहा है 90%। एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए कभी किसी क्वेश्चन में आपको 20% स्क्रैप वैल्यू दे देगा, तब उस कंडीशन में आप सिंकिंग फंड कितने परसेंट पर लोगे, 20% तो आपको मिलने वाला है, तो सिर्फ आप बिल्डिंग कॉस्ट कितनी बचेगी, फिर आपकी 80% पर आप सिंकिंग फंड लोगे। मान लीजिए अगर मैंने कह दिया कि स्क्रैप वैल्यू 25% है, तो आप सिंकिंग फंड कितने परसेंट पर लोगे, बिल्डिंग की कॉस्ट के 75% पर। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में ये एज्यूम किया है कि जनरली 10% हमारी स्क्रैप वैल्यू होती है और 90% पर हम क्या ले रहे हैं, सिंकिंग फंड ले रहे हैं, उसी के अनुसार हमारी किस्त आएगी। क्लियर है। इस फार्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, पेपर में कभी आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आई बराबर तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। यहां पर आई बराबर एक फार्मूला और है, वो ये है C माइनस एस अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, सही है। तो यहां पर C क्या है, C है ओरिजिनल कॉस्ट और यहां पर S क्या है, S का मतलब है स्क्रैप वैल्यू। बात वही है जो P बराबर, यहां पर देखिए P में क्या लिखा है हमने कि ना तो भूमि का कॉस्ट होना चाहिए, यानी भूमि का लैंड कॉस्ट भी नहीं होनी चाहिए और हमारा स्क्रैप वैल्यू भी नहीं होनी चाहिए। और यहां पर C क्या है, C है बिल्डिंग कॉस्ट, उसमें से हमने बिल्डिंग कॉस्ट में ही क्या शामिल होगी, स्क्रैप वैल्यू भी शामिल होगी, तो इसमें हमने घटा दिया। तो कुल मिलाकर P बराबर है C माइनस S, यानी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। P एक ऐसा अमाउंट है जिसमें भूमि का मूल्य नहीं होना चाहिए, स्क्रैप वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब आप यहां सोचिए कि C क्या है, बिल्डिंग कॉस्ट टोटल। अब इस बिल्डिंग कॉस्ट में क्या शामिल हो गया, स्क्रैप, हमने माइनस कर दिया और भूमि का मूल्य इसके अंदर पहले से बोल दिया गया, भूमि का मूल्य इसके अंदर है ही नहीं। क्लियर है। तो P बराबर यहां दोनों फार्मूले एक ही फॉर्मेट में है, बस थोड़ा टर्मिनोलॉजी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। यहां S क्या है, स्क्रैप वैल्यू, C क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिल्डिंग की, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया इसका I बराबर, दो फार्मूले यहां पर आपको देखने के लिए मिल गए, ठीक है। तो P बराबर क्या है, यहां पर P की जगह हमने क्या रख दिया, C इन माइनस एस। अब बात आती है इनटू आई और है, तो इसको ब्रैकेट लगा के आप क्या कर देंगे,
आई का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये फार्मूला हमारा यही वाला फार्मूला बन जाएगा। बशर्ते क्या हुआ, बस थोड़ा सा हमने इसमें ये पी की जगह टर्मिनोलॉजी यहां पर हमारी चेंज होगी, बाकी इन दोनों फार्मूलों में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन का आंसर से भी आएगा, उससे भी आएगा। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल को करने के बाद फिर हम पढ़ पाएंगे कि सिंकिंग फंड मेथड से डिप्रीशिएशन पता करना। तो इतना समझ में आ गया, इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। ये लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि सिंकिंग फंड क्या है। अब एक न्यूमेरिकल करेंगे, उस न्यूमेरिकल से सिंकिंग फंड की वैल्यू पता करेंगे, फिर उसके बाद हम उसी क्वेश्चन का क्या करेंगे, सिंकिंग फंड मेथड का हम एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर कर सकते हैं और आप हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं, हमारे कोर्स के बारे में बता सकते हैं। आप लोगों का यही सहयोग चाहिए, तो आप हमारे साथ ये सहयोग करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को भी यूट्यूब पर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो के बारे में ज़्यादा से लोगों को बताएं। अवेयर करें। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।